आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज से आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए सेशन स्टार्ट हो रही है और इन सारे सेशन के माध्यम से आप अपना जीएस सेक्शन को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके ये जितने भी सेशन अपलोड होंगे, ये सारे सेशन एग्जाम के हॉल में आपको याद दिलाएगा कि हाँ, यही इसी टाइप के क्वेश्चन जो है हम पढ़े थे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा, आप लोग डेली बेसिस पर देखिएगा, तो ही जाके आपके अंदर जीएस में जो आपका डर बैठा हुआ जीएस को लेकर के, वो डर आपका खत्म हो जाएगा। कंटिन्यू 7 से 8 सेशन के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो जीएस सेक्शन है वो डेली बेसिस पर मजबूत हो रही है। और ये जितने भी सेशन होंगे लगभग 30 मिनट के आसपास के सेशन होगा, जो कि आप डेली बेसिस पर आराम से सेल्फ स्टडी के बाद दे सकते हैं और इतना सेशन देखना आपके लिए काफी है। इसके बाद जो है आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। बहुत ज्यादा यूट्यूब वीडियो देखने का फायदा भी आपको नहीं मिलेगा। आपको सेल्फ स्टडी के साथ साथ एज ए एडिशनल मटेरियल आपको यूट्यूब वीडियोस देखना है और बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए आप बीपीएससी का जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है उन सारे पेपर को एक बार लगाइए, तो आप देखेंगे कि जीएस का जो सेक्शन है ये आपका एनसीईआरटी और बिहार एससीईआरटी बुक से ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को लिया गया है। तो इस सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं आज से। सेशन में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सो दैट ये पता चले कि हाँ, ये सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है और आप लोग इसमें इंटरेस्टेड है। अगर सेशन में बच्चे कम होंगे तो सेशन को बीच में ही रोक दिया जाएगा, बट अगर सेशन में सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट दिखाएंगे तो सेशन को लास्ट तक एग्जाम तक आप लोगों के लिए लेकर आएंगे हम। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। होते रहे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक के बारे में आपका जानकारी होनी चाहिए। तो आपको ये पता चल रही है कि दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सा टॉपिक आपको तैयार कर लेना है? दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जितने भी किंग्स हुए, जितने भी राजा हुए, उन सारे राजा का टाइमलाइन ये आपका कॉपी में नोट होनी चाहिए शॉर्ट नोट्स के तौर पर, कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई, किसने किया, किस साल में किया, इससे पहले कौन सा वंश था। ये सारे चीजें आपका माइक्रो पॉइंट के तौर पर होनी चाहिए। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक का नाम क्या है? गुलाम वंश का प्रथम शासक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? तो 1206 ईस्वी में। ये डेट भी कभी कभी पूछ दिया जाता है वनडे एग्जाम में और स्टेट पीसीएस में खास करके, कि गुलाम वंश की प्रथम शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कब स्थापना हुई गुलाम वंश का? तो 1206 एडी में गुलाम वंश की स्थापना हुई। और ये बीपीएससी में 2 बार पूछा जा चुका है, 3 बार टोटल इस क्वेश्चन को पूछा जा चुके हैं। तो क्वेश्चन की गंभीरता को आप देखेंगे, क्वेश्चन की लेंथ को आप देखेंगे, क्वेश्चन की गहराई को आप देखेंगे, तो आप कोई भी स्टेट पीसीएस पे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। कहाँ? लाहौर से ही ये अपना कंप्लीट प्रशासन को चलाते थे। दिल्ली सल्तनत तो थी, बट ये लाहौर से अपना राजकाज चलाते थे, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? हम लोग सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में जो नालंदा है या मध्यकाल में जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये एक प्रोमाइनेंट और इमिनेंट इंस्टीट्यूट था ऑल ओवर इंडिया के लिए, और विदेशों से भी यहाँ पर पढ़ने आते थे। बट जब नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया, तो एक प्रकार से देखा जाए तो भारतवर्ष में जो ज्ञान का एक परंपरा थी, ज्ञान की एक इंस्टीट्यूट थी, उस इंस्टीट्यूट को ध्वंस करने से भारतवर्ष को बहुत ज्यादा हानि हुई। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि किसने इसको विध्वंस किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बख्तियार खिलजी। तो ये दुर्भाग्य है भारत की कि आज भी आप जाएंगे नालंदा पटना से थोड़ा आगे तो आपको एक स्टेशन देखने को मिलेगा जिसका नाम है बख्तियारपुर, और इसी बख्तियारपुर के आसपास आपका नालंदा सिचुएटेड था और नालंदा का ध्वंस आज भी सिचुएटेड है। और यही बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा बिहार को क्या किया गया था? नष्ट किया गया था। पूरा लाइब्रेरी को जला दिया गया था और जो भी चीजें थी उसको खत्म कर दिया गया था। बट भारतवर्ष की ये खामी है कि आज भी उसी के नाम पर वो शहर बसा हुआ है, बख्तियारपुर के नाम से। तो किसने किया था? बख्तियार खिलजी इसको ध्वंस किया था, और वो शहर आज भी सिचुएटेड है जिसका नाम है बख्तियारपुर। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जवाबित जो है, ये जवाबित का संबंध किससे था?
राज्य के कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रण वाले कानून से, या टकसाल से संबंधित कानून, या कृषि संबंधित कर से था। तो जवाबित इस टाइप के जो टर्म है आपका मध्यकालीन में, प्राचीन भारत में, तो इस टाइप के टर्म पूछा जाता है कि जवाबित का संबंध किससे है, अमाजू का संबंध किससे है। जैसा अमाजू एक ऋग्वैदिक काल में अमाजू करके एक टर्म था, जिसको भी पता हो वो अमाजू क्या है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो जवाबित का संबंध किससे था, स्टेट लॉ से था, राज्य कानून से इसका संबंध था, जिसे हम लोग किस नाम से जानते थे, जवाबित के नाम से जानते थे। तो इस टाइप के जो छोटी छोटी पॉइंट है ये आपको जो है अपना शॉर्ट नोट्स में बना के रखना है, जवाबित, स्टेट लॉ, बस इतना लिख देना है। तो आपको फिर बाद में फिर एक बार आप देखेंगे तो ये आपका कंप्लीटली याद हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी, कौन सा दो नदी, अलकनंदा और भागीरथी, कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है। तो ये इधर से अलकनंदा आती है, इधर से भागीरथी आती है, और दोनों एक जगह पर मीट करती है और फिर गंगा नदी जो है बहती है। तो उस जगह का नाम क्या है जहां पर ये दोनों नदी आपस में मिलते हैं। तो कहाँ पर, देवप्रयाग, कहाँ पर, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिल करके गंगा नदी बनाती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका समझ में आ रहा है कि नदी से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन आयोग के द्वारा स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्रांति से संबंधित क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है काली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से, कोयला उत्पादन से, सरसों उत्पादन से, या कच्चा तेल के उत्पादन से। तो जो काली क्रांति है ये आपका कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। तो आप याद रखिएगा काली क्रांति कौन सा चीज से संबंधित है, कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है आपका काली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में कोयला की खानें कहां पर स्थित है। तो झारखंड में कोयले की खानें कहां पर स्थित है, इसका आंसर आप सभी कर सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया था, जमशेदपुर, लोहरदगा, झरिया और रांची। तो झरिया जो है धनबाद एरिया में पड़ती है, और झारखंड में जो कोयला की खाने स्थित है वो कहाँ स्थित है, झरिया। जमशेदपुर को क्या कहा जाता है झारखंड का, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जमशेदपुर में कौन सा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है। तो तांबा जो है प्राचीन काल से यूज होने वाली एक जो है मेटल है, और कौन सा स्थान पर तांबा उद्योग स्थापित है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो राजस्थान का जो खेतड़ी एरिया है यहाँ पर तांबा उद्योग स्थापित है, जो प्राचीन काल से फेमस है। कौन सा, राजस्थान का खेतड़ी एरिया। तो तांबा उद्योग कहाँ याद रखिएगा आप, खेतड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि पाट अंचल कहाँ पर अवस्थित है। तो पाट अंचल जो है आपका कहाँ अवस्थित है, पाट अंचल आपका झारखंड में अवस्थित है। 4-5 प्रकार के पाट झारखंड में पाए जाते हैं, गणेशपुर पाट, रांची वाला एरिया हो गया, ये सारे एरिया मिलाकर के एक पाट अंचल पाया जाता है झारखंड में, और उसको हम लोग पाट के नाम से जानते हैं। तो पाट अंचल कहाँ अवस्थित है, झारखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार, इसके अनुसार एरिया वाइज, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्य का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम, तो यहाँ अवरोही पूछा गया है। एक होता आरोही, जो छोटा से बड़ा उसको आरोही कहते हैं हम लोग, और जब बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे तो उसे हम लोग अवरोही क्रम कहते हैं। तो यहाँ अगर 4 स्टेट दिया गया आपसे, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश, आपको एरिया वाइज बताना है। तो एरिया वाइज अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्टेट एरिया वाइज मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा स्टेट आएगा, मध्य प्रदेश के बाद आपका आएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश आएगा, फिर आंध्र प्रदेश और फिर बिहार। तो इस प्रकार से अगर कुट को आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कि पहले आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा 1 नंबर एरिया वाइज, फिर उत्तर प्रदेश इसका दूसरा नंबर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश तीसरा हो जाएगा, और बिहार इसका 4th पोजीशन पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गद्दी जो एक लोक निवासी है ये किस एरिया में गद्दी लोक निवासी है। तो जैसे संथाल हो गया झारखंड का, तो इसी प्रकार से गद्दी एक है। तो गद्दी कहाँ के है, गद्दी हिमाचल प्रदेश का जो है एक ट्राइबल ग्रुप मान सकते हैं हम लोग, या एक लोक निवासी है, कहाँ की, हिमाचल प्रदेश। तो ये आपको याद रहना चाहिए, गद्दी ये स्टेटिक पोर्शन है, वन लाइनर है, हिमाचल प्रदेश गद्दी। इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, बोडो निवासी कहाँ की है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बोडो निवासी के बारे में, कि बोडो कहाँ की जनजाति है। तो बोडो जो है आपका गारो पहाड़ी की जनजाति है। कहाँ का, गारो पहाड़ी का हो गया आपका बोडो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है। आज आंसर भी इसमें साथ हो गया, बट कल से आपका आंसर नहीं दिखेगा। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उपनदी है। तो मानस नदी के बारे में आप याद रखिएगा, ये किसका उपनदी है? ब्रह्मपुत्र का उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो आपका जो नर्मदा नदी है ये आपका भ्रंश द्रोणी से होकर के यानी फॉल्ट ट्रफ से होकर बहती है। कौन से दो फॉल्ट के बीच में? ये बिंदु बिंद और सतपुड़ा रेंज के बीच में आपका नर्मदा नदी आपको देखने को मिलती है। बिंद और सतपुड़ा रेंज के बीच में आपका नर्मदा नदी, जो कि एक प्रकार से भ्रंश घाटी के निर्माण करती है, वहां देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विकलांगों के लिए ओलंपिक, जैसे ओलंपिक होती है तो विकलांगों के लिए भी एक ओलंपिक होता है, फिजिकली हैंडिकैप्ड के लिए भी एक ओलंपिक का आयोजन आई थिंक 1981 से इसका स्टार्ट हुआ था। तो ये जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है एबिलिम्पिक्स के रूप में। किसके रूप से जाना जाता है? एबिलिम्पिक्स के रूप में आपका विकलांगों के ओलंपिक को जाना जाता है। तो इस प्रकार से आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है वो क्या है कि कौन सा लक्षण जो है वो सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है। यानी कौन सा एक ऐसा सरणी है जो सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में एक जल विभाजक के तौर पर कार्य करता है। तो कौन सा सरणी? अरावली सरणी, शिवालिक सरणी, विंध्याचल सरणी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अरावली सरणी है, ये अरावली सरणी आपका जो है सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की कार्य करती है। अरावली सरणी के बारे में आप याद रखिएगा कि ये पूरा जो है सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। कौन सा? अरावली सरणी भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दक्कन का पठार किस राज्य में नहीं स्थित है। क्वेश्चन आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि यहाँ नहीं पूछा गया है कि कौन सा स्टेट में जो है आपका दक्कन का पठार स्थित नहीं है। दक्कन का पठार जो है आपका कौन सा राज्य में स्थित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। सबसे पहला स्टेट दिया हुआ आपका तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो दक्कन की पठार की अगर आप विस्तार देखें, जिसे हम लोग दक्षिण के पठार के भी नाम से कभी कभी जानते हैं, तो ये जो है आपका उड़ीसा राज्य में इसका विस्तार नहीं है। बाकी इसका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये तीनों राज्य में इसका विस्तार है, उड़ीसा को छोड़ करके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि महानदी नदी का जो उद्गम है वो किस राज्य में है। महानदी नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ है? तो महानदी नदी एक इंपॉर्टेंट नदी है भारत का, और इसका जो उद्गम है वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। कहाँ से? महानदी नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साइंस से, विज्ञान से, बायोलॉजी से, कि न्यूरॉन क्या है। तो न्यूरॉन क्या है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो हम लोगों का नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, उसका जो फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल इकाई है, उसे हम लोग न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। तो न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आयोडीन से कीटाणु रहित पानी की सिफारिश डैश हेतु नहीं किया जाता है। कि बहुत जो पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए हम लोग आयोडीन का भी इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। जो पानी आज की डेट में अवेलेबल है मार्केट में, उस पानी को क्या करते हैं? पहले उसको हम लोग प्यूरिफाई करते हैं। तो उसी प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में हम लोग आयोडीन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आयोडीन से अगर हम लोग कोई पानी को प्यूरिफाई किया है, यानी कि कीटाणु रहित बनाए है, तो वो जो पानी है वो किस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए? गर्भवती महिलाओं को नहीं देना चाहिए, या 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं देना चाहिए, या वृद्ध लोगों को नहीं देना चाहिए। तो अगर आयोडीन से आप पानी को साफ कीजिएगा, पानी को कीटाणु रहित बनाइएगा, तो आपको जो नहीं देना चाहिए वो क्या हो जाएगा? आपको गर्भवती महिलाओं को जो है वो पानी नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, ध्यान देंगे, ये आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि वायु में जो है आपका एयर में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प मिलती रहती है। वायु में जो जलवाष्प जो मिलती रहती है उसका प्रोसेस क्या है? वाष्पन यानी कि वेपोराइजेशन और वाष्पोत्सर्जन, इन दोनों प्रोसेस से वायु में क्या होती है? जलवाष्प मिलती रहती है। ये पहला स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट जो है आपका एकदम बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है कि महासागरों और जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं।
तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि महासागरों और जलीय भागों के बीच जो जल का एक साइकिल चलता है, वाटर साइकिल चलता है, उसको हम लोग जल चक्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जल चक्र नाम से। तो इस प्रकार से यहाँ जो दोनों स्टेटमेंट आपको दिख रही है, दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका एग्जाम में कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि ALU के प्रथम अक्षर का अर्थ क्या है। तो अगर आप पूरा का पूरा ALU का फुल फॉर्म को देखेंगे तो ALU का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, AL&U। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो प्रथम अक्षर है उसका जो फर्स्ट लेटर है A, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है अर्थमेटिक। इसका क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक। बट यहाँ पूरा ही दिख रहा है आपको, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ALU का फुल फॉर्म। और ये डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है और आपके आने वाले एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कंप्यूटर से पूछा जा रहा है कि मैं एक शॉर्टकट की हूं, तो आपको एक शॉर्टकट की के बारे में पता करना है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मैं एक शॉर्टकट की हूं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग करते समय किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो ऑप्शन है आपका, वो ऑप्शन आपका बोल्ड नहीं है, बट आपका जो क्वेश्चन है वो आपका बोल्ड है। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, MS ऑफिस में काम करेंगे तो इस प्रकार अगर ये जो लिखा हुआ है ALT+B, इसको अगर आपको बोल्ड करना है तो आप कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए जो हम लोग शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? वो आपका क्या हो जाएगा? जस्ट मिनट। कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? सही। तो इसके लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए हम लोग Ctrl+B, लेटर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, पूरा लाइन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम लोग Ctrl+B दबाएंगे तो जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा? वो आपका बोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे पहले वाला हम लोग देख लिए कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, मैं एक शॉर्टकट क्यों, ये वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है लाइनक्स है, विंडोज है एंड यूनिक्स है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा जा रहा। तो एज जो है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो एज है क्या? ये माइक्रोसॉफ्ट की ओर से डेवलप्ड किया हुआ एक गूगल क्रोम जैसा एक ब्राउजर है। आप एज ब्राउजर का भी प्ले स्टोर में जाएंगे और एज लिखेंगे तो ये भी मोबाइल में भी चलती है, तो वहाँ पर भी आप एज को डाउनलोड कर सकते हैं और एज ए गूगल क्रोम आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग गूगल क्रोम को एज ए ब्राउजर यूज करते हैं, उसी प्रकार से एज भी एक ब्राउजर है जो माइक्रोसॉफ्ट की ओर से डेवलप किया गया है। तो अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाए आपसे कि एज जो ब्राउजर है उसका डेवलप कौन किया है, उसको कौन सा कंपनी के द्वारा एज ब्राउजर डेवलप किया गया है, तो एज जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट की ओर से डेवलप किया हुआ एक ब्राउजर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक भी कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इतिहास से पूछा जा रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है आपका लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। तो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और आपको पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या तीनों स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बात कर रहा है कि पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री जो पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, उसके बाद जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री बने। दूसरा स्टेटमेंट यह बताया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध में टकराव खत्म करने के लिए उन्होंने ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे हम लोग ताशकंद समझौतों के नाम से जानते हैं। और उसी के बाद उनका डेथ हो गया था। ये दुर्भाग्य है कि ताशकंद समझौता में साइन करने के बाद ही लाल बहादुर शास्त्री का बहुत ही रहस्यजनक डेथ हुआ था, बहुत ही संदेहास्पद मृत्यु हुआ था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध में जो टकराव है उसको खत्म करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री कौन सा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। थर्ड स्टेटमेंट यह दिया है कि उनको शांति दूत के रूप में भी जाना जाता है। तो ताशकंद समझौतों में जो साइन करने के लिए उनको मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है या जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। पर ये इतने सारे फैक्ट आपका लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जो आपको तो एज ए इंडियन याद रखना ही है, साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया।
तो इस टाइप से आर्ट एंड क्राफ्ट से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपका एग्जाम में। यहाँ एक चित्र के बारे में बात किया जा रहा है, हंस दमयंती। इस चित्र को किसने बनाया था, इसका जो पेंटर है या इसका आर्टिस्ट कौन है? तो इसका जो आर्टिस्ट है, बहुत ही महान आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा के द्वारा हंस दमयंती के चित्र को बनाया गया था। तो हंस दमयंती के चित्र को किसके द्वारा बनाया गया था या किनके द्वारा बनवाया गया था? राजा रवि वर्मा के द्वारा हंस दमयंती के चित्र को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से हर घर जल, ये एक करंट का क्वेश्चन है और आप एज ए जीके भी इसको आप यूज कर सकते हैं कि निम्नलिखित में से हर घर जल, यानी कि जितना भी घर है उसमें जल होना चाहिए, प्रमाणित होने वाला पहला राज्य कौन सा? एक ऐसा राज्य है जिसका हर घर में जल है। ये जो एक स्कीम था उसके लिए जो प्रमाणित राज्य कौन सा है? तो उसके लिए जो प्रमाणित राज्य है वो कौन सा राज्य है? गोवा। गोवा को हम लोग किस चीज से सर्टिफाइड किया गया है? हर घर जल वाला सर्टिफाइड स्टेट है। तो गोवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, गोवा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका हर घर जल से ही जुड़ा हुआ है और यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर आपका यूटी पूछा जा रहा है कि देश के संघ राज्य क्षेत्र में से, संघ राज्य यानी कि यूनियन टेरिटरी में से, किस संघ राज्य क्षेत्र को हर घर जल के लिए सर्वप्रथम प्रमाणित किया गया? तो कौन सा यूटी है जिसको प्रमाण किया गया? तो दादरा एवं नगर हवेली को प्रमाणित किया गया हर घर जल स्कीम के लिए। तो स्टेट के मामले में क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा और यूटी के मामले में हो जाएगा आपका दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव। इन दोनों को आपका यूटी के क्षेत्र में और गोवा आपका स्टेट के क्षेत्र में आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, भारत का पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी संचार केंद्र का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इस फुल फॉर्म को भी आप याद रखिएगा। एआई का फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है बहुत सारे एग्जाम में। तो एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी संचार केंद्र का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? तो इसका उद्घाटन 2018 में कब हुआ था? 2018 में मुंबई शहर में हुआ था। कहां पर? मुंबई शहर में इसका उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यूनेस्को से संबंधित है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को पहला विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया है? तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंट स्थलों को जो विश्व धरोहर शहर घोषित किया जाता है वो किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा ये घोषणा किया जाता है। और यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को सबसे पहली बार विश्व धरोहर शहर के रूप में घोषित किया गया था? तो कौन सा शहर को? तो इसके लिए आपको अहमदाबाद शहर को सबसे पहली बार, सबसे फर्स्ट टाइम विश्व धरोहर शहर की श्रेणी में रखा गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अफ्रीका की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का अनावरण किस देश में किया गया? अफ्रीका का पहला हाई स्पीड रेल लाइन का अनावरण कौन सा देश में किया गया? अफ्रीका आपका कंटिनेंट है। अफ्रीका के किस देश में हाई स्पीड रेल लाइन का उद्घाटन किया गया? तो अफ्रीका का जो मोरक्को देश है वहां पर पहली बार हाई स्पीड रेल लाइन का उद्घाटन या अनावरण किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह सौर विद्युत पर, यानी सोलर प्लेट पर चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा होगा? तो आज के डेट में हो भी चुका है, उस टाइम ये करंट के तौर पर पूछा गया था, बट अब आप इसको एज ए जीके भी ले सकते हैं कि कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से सोलर सेल पर यानी सौर विद्युत पर चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है? तो उसके लिए कौन सा हो जाएगा आपका? कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड। कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड भारत का पहला हवाई अड्डा है जो कि पूरा का पूरा सोलर पैनल से चलने वाली हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भारत का लोकप्रिय फिल्म सितारा जिसने जंजीर, शोले, दीवार जैसी फिल्मों में अभिनय किया और शीघ्र ही 2005 में सर्वोत्तम अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार पाया, उस अभिनेता का नाम क्या है? तो इसका उत्तर आप सभी को पता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि उस एक्टर का नाम क्या है जिसने जंजीर, शोले, दीवार जैसे फिल्म किया और 2005 में इनको सर्वोत्तम अभिनेता का जो नेशनल पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, यह सेंसस से क्वेश्चन है और सेंसस से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है
इसलिए जनगणना 2011 जो है इसको आपको पूरा का पूरा रट जाना है अगर आप एग्जाम में फुल मार्क्स पाना चाहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जनगणना 2011 जो हुआ था, सेंसस 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की अनुसूचित जनजाति, तो एक होती है अनुसूचित जाति और एक होती है अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की शेड्यूल का कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है। किस राज्य की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? सेंसस 2011 के अनुसार जो मिजोरम राज्य है वहां पर जो है आपका अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है। अनुसूचित जनजाति बोले तो हम लोग एसटी जनसंख्या, तो एसटी जनसंख्या यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या सबसे ज्यादा जो है आपका मिजोरम में है। कौन सा राज्य में? मिजोरम में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सबसे ज्यादा संख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेंसस से पूछा जा रहा है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन आपका केवीएस में आया हुआ है कि सेंसस 2011 के अनुसार निम्नलिखित अंकों में से भारत के जनसंख्या घनत्व, तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कितना किलोमीटर स्क्वायर पर कितना व्यक्ति का निवास है, इसका मतलब यही हुआ जनसंख्या घनत्व। यानी 1 किलोमीटर इधर से और 1 किलोमीटर इधर से, तो ये जो पूरा एरिया बन रही है उसमें कितने व्यक्ति रहते हैं भारत में, ये हो जाएगा आपका किसी भी देश का जनसंख्या घनत्व। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व वो कितना है? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में भारत में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 382 है, जो कि आज के डेट में बढ़ चुका है क्योंकि अभी तक नया डाटा सामने नहीं आया है। सेंसस हुआ ही नहीं, 2021 में होने वाला था तो कोरोना के कारण नहीं हुआ। उसके बाद यही डाटा अभी हम लोगों को देखना मानना है कि 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से जो है भारत की जनसंख्या घनत्व है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो महिला लिंगानुपात सबसे कम, इसका मतलब कि महिलाओं की संख्या सबसे कम पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या सबसे कम किस राज्य में है? तो अगर आप सेंसस 2011 की बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो हरियाणा स्टेट है वहां पर महिला लिंगानुपात की स्थिति सबसे खराब है और सबसे कम है, यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या सबसे कम हरियाणा राज्य में है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भारतीय अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पर आपका इकोनॉमी से देखने को मिल रही है क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत में सबसे अधिक योगदान देता है? यहाँ पूछा जा रहा है कि बचत में सबसे अधिक योगदान, यानी बचत यानी सेविंग में कौन सा देता है? तो सेविंग में सबसे ज्यादा योगदान घरेलू क्षेत्र का है। कौन सा? घरेलू क्षेत्र जो है उसकी योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? इसका उत्तर आप सभी दे सकते हैं, कृषि में, सेवा में, उद्योगों में या सरकारी क्षेत्र में। तो भारतीय जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा जो है आपका एग्रीकल्चर में फंसे हुई है, एग्रीकल्चर में उसका कार्यरत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्लियर हो गया कि जनसंख्या, भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र में अपना रोजगार कमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इकोनॉमी से ही पूछा गया है कि समुदाय की भूमि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जो भी सामुदायिक भूमि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वजनिक। आप लोग देखे होंगे जहाँ के भी रहने वाले हैं उस जगह में जो कोई स्कूल है या कोई ऐसा जगह है जो कि सब कोई उसको यूज करता है, क्यों? क्योंकि वो समुदाय की भूमि है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो समुदाय की भूमि होती है वो एक प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति होती है। वहां पर कोई भी आकर कुछ भी काम कर सकते, कुछ भी नहीं मतलब काम कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे और ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना ही आना चाहिए और बहुत ही एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि भारत में जो 1 रुपया का नोट है और सिक्का है और 50 पैसा का सिक्का है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि भारत में 1 रुपया का नोट हो गया या 1 रुपया का सिक्का हो गया या जो 50 पैसा का सिक्का जो आज के डेट में जारी नहीं होता है, उस टाइम जारी होता था, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? कि आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, या द यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है? तो 1 रुपया का नोट और 1 रुपया का सिक्का जो है ये आपका केंद्र सरकार की ओर से जारी किया जाता है। किसकी ओर से? केंद्र सरकार की ओर से ये आपका जारी किया जाता है।
इसलिए इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में एक स्कीम लाया गया जिसे हम लोग मुद्रा स्कीम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है। तो मुद्रा बैंक का जो मुख्य कार्य है या मुद्रा स्कीम के भी नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, तो उसका जो कार्य है सूक्ष्म उद्योगों को पुनर्वित्त उपलब्ध करना, यानी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसको हेल्प करना ताकि वो फिर से फल फूल सके या अपना बिजनेस को बढ़ा सके। मुद्रा स्कीम का यही काम था और उसी के तर्ज पर मुद्रा बैंक का भी स्थापना हुआ। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मुद्रा जो है आपका जो रुपया है मुद्रा है उसका क्रय शक्ति में अगर गिरावट होगी, मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि क्या कहलाती है। अगर मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और वस्तु और सेवाओं का मूल्य स्तर में निरंतर अगर वृद्धि होगी तो उस स्थिति को हम लोग मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है। कोई भी सार्वजनिक कार्य में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस प्रकार का जो निवेश को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग पूंजी व्यय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पूंजी व्यय के नाम से जाना जाता है जब आप कोई सार्वजनिक कार्य में इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कौन सा एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करता है। तो जो भी म्यूचुअल फंड वगैरह होती है उसका रेगुलेटर के रूप में कौन कार्य करता है। तो म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हुआ, इसका रेगुलेटर कौन है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर हम लोग बात करें कि सेबी की स्थापना कब हुआ था, तो सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था। कब हुआ था? ये डेट कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सेबी की स्थापना कब हुआ था। तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो आरबीआई का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये भी आपसे पूछ दिया जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चन है और आज के सेशन में हम लोग लगभग 30 से 35 क्वेश्चन का बात किए। इसी प्रकार से डेली बेसिस पर आपके लिए सेशन लाया जा रहा है। जो भी सेशन आपके लिए अपलोड हो रही है ये सारे सेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी इधर उधर का बातों से मतलब नहीं रखना चाहिए क्योंकि मेरे पास भी बहुत ही कम समय बचता है वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए और हम चाहते भी नहीं कि आपका टाइम बेकार हो। तो सेशन कैसा लगा इसके बारे में वो है आपका कि राज्य की कार्यकारी शक्ति डैश में निहित है। ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी से लिया गया है और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना ही चाहिए। इसमें पूछा जा रहा है कि जो स्टेट होती है, स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास वेस्टेड होती है, यानी किसके पास एग्जीक्यूटिव पावर निहित होती है। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। जैसे कि यहाँ स्टेट की बात हो रही है तो यहाँ पर आप सीधे से प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति ये दोनों ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है। क्योंकि स्टेट सेंटर से रिलेटेड होती है आपका प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट। स्टेट से जो रिलेटेड होती है वो आपका हो गया गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर की बात किया गया है तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो आपका राज्यपाल में निहित होती है, यानी कि गवर्नर के अंतर्गत आपका एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो वेस्टेड होती है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर, राज्य का जो कार्यकारी शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये आपका खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन है। खेल खिलाड़ी से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और करंट से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये एक प्रकार से कि हिमा दास जो है इनमें से किस खेल स्पर्धा से जुड़ी हुई है। हिमा दास इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट। कौन सा स्पोर्ट से हिमा दास का नाम जुड़ा हुआ है। तो हिमा दास का जो नाम जुड़ा हुआ वो कौन सा खेल से? एथलेटिक्स, यानी कि दौड़ खेल स्पर्धा से जुड़ी हुई है हिमा दास का नाम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। आपको याद रखना है हिमा दास किससे जुड़ा हुआ, कौन सा स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये भी आपका पॉलिटी से लिया गया और ये क्वेश्चन भी आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में किसने उद्देश्य प्रस्ताव की पुनः स्थापित किया, यानी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको कंस्टिट्यूएंट असेंबली में किसने इंट्रोड्यूस किया, यानी किसने
उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में इंट्रोड्यूस किया यानी कि परिचय कराया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद? तो उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगर आपसे डेट पूछ लिया जाए कि कब किया गया था, किस दिन को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दायर किया गया था, तो वो डेट आपका हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को जो है आपका उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बाबर का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है और इससे पहले जितने भी सेशंस लिए थे उससे आपको पता होना चाहिए कि बाबर का ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या है। एक सेशन में हम लोग कंप्लीट मुगल साम्राज्य के बारे में बात किए थे, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि बाबर का एल्डेस्ट सन यानी बाबर का ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या है। साथ ही मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देना है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन सी सन में हुई थी, कौन सा ईयर में हुई थी, ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत में थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है? पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये तो फिल्म से जुड़ा हुआ है, अर्जुन पुरस्कार जो कि खेल से जुड़ा हुआ है, और पद्म भूषण। तो कौन सा सिविलियन यानी कि नागरिक सम्मान सबसे बड़ा तीसरा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है? तो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है वो कौन सा आपका पद्म भूषण है। पद्म भूषण थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। जो भी लोग सेशन को देख रहे हैं सेशन को लाइक कीजिएगा, लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा से ज्यादा सेशन अपलोड करने को। साथ ही सेशन को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता का भारत के संविधान के किस भाग में उल्लेख है? यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 44 में किया गया। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल 44 में इसके बारे में बात किया गया है। तो कौन सा भाग में ये पूछा गया, संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है या इसका चर्चा है, कौन सा पार्ट में? तो समान नागरिक संहिता जो है पार्ट 4 में इसका उल्लेख है। कौन सा? भारतीय संविधान का जो पार्ट 4 है उसमें आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मेंशन है, उसके बारे में चर्चा है। और कौन सा आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल 44, जिसमें हम लोग जो भाग 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और उसी में आपका यूसीसी का जो है मेंशन है। तो ये आपका करंट टॉपिक में भी बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेंशन कौन सा पार्ट में है, कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है। पार्ट अगर पूछा जाए तो पार्ट 4 से रिलेटेड है, आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 44 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हिच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सोरो ऑफ बिहार? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है आपका कोसी नदी को, सोरो ऑफ बिहार कोसी नदी को कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि बंगाल का शोक सोरो ऑफ बंगाल किस नदी को कहा जाता है। आपको क्या बताना है? सोरो ऑफ बंगाल। बंगाल का जो सोरो है वो किस रिवर को हम लोग बंगाल की शोक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इनमें से किसने 19वीं सदी में विधवा पुनर्विवाह की वकालत की? यानी कि विडो रीमैरिज का जो प्रस्ताव है किसने पहली बार इसके बारे में चर्चा किया? पहले इसको कानून सम्मत नहीं माना जाता था या धर्म सम्मत नहीं माना जाता था, बट 19th सेंचुरी में 19वीं सदी में एक महान आदमी जिनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा इसके बारे में मुहिम छेड़ा गया कि जो भी कम उम्र में विधवा हो जाते हैं उनका जो है पुनर्विवाह होनी चाहिए, रीमैरिज होना चाहिए, विडो का रीमैरिज होना चाहिए। तो इसके बारे में सबसे पहली बार जो वकालत करने वाले थे कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका वकालत सर्वप्रथम 19th सेंचुरी में किए, जिसके कारण उनको बहुत सारा जो है उस टाइम के जो रीति रिवाज था उसके अकॉर्डिंग बहिष्कार झेलना पड़ा, बहुत सारे विवादों में आना पड़ा, बट लास्ट तक इसको कानून सम्मत बना दिया गया। और ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ही महान परिश्रम और महान प्रयास के फल से ही भारत में जो है फिर से विधवा पुनर्विवाह होना स्टार्ट हुआ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये जो पुस्तक है ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में इस किताब का जो राइटर है वो पूछा गया है।
तो पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया का जो लेखक है वो कौन है? दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पांडवों के शासनकाल में किस शहर को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था? तो पांडवों का शासनकाल यानी कि द्वापर युग की बात हो रही है। उस टाइम जो इंद्रप्रस्थ नामक एक सिटी था, बहुत ही फेमस सिटी था पांडवों के काल में, और आज भी सिचुएटेड है इंडिया में। तो वो कौन सा आधुनिक शहर है? कौन सा आधुनिक शहर को हम लोग इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं? तो दिल्ली को जो है इंद्रप्रस्थ के नाम से उस टाइम जाना जाता था। यानी जो दिल्ली है वही इंद्रप्रस्थ है। पांडवों के टाइम में नाम था इंद्रप्रस्थ, और हम लोगों का जो टाइम है, आधुनिक जो टाइम है, उस टाइम इसका नाम पड़ गया है क्या? दिल्ली। आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आगे आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिंडन नदी इनमें से किस नदी का सहायक नदी है? हिंडन नदी का सहायक नदी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपको नया नाम सुनने को मिला होगा कि हिंडन कौन सा नदी का ट्रिब्यूटरी है? तो हिंडन जो है आपका जमुना नदी का ट्रिब्यूटरी है। कौन सा नदी का? जमुना नदी। तो ये आपका नया इंफॉर्मेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट रखेंगे कि हिंडन नदी आपका जमुना नदी का ट्रिब्यूटरी है। जमुना का एक ट्रिब्यूटरी है हिंडन नदी। हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि साल के किस माह में पोंगल त्योहार मनाया जाता है? पोंगल फेस्टिवल बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस महीना में इसको मनाया जाता है। पोंगल जो है, जैसे हम लोगों की साइड में मकर संक्रांति मनाया जाता है, उसी टाइप से पोंगल भी मनाया जाता है, और वो भी जनवरी महीना में। कौन सा महीना में? जनवरी महीना में। अगर आपको आपको इसका स्पेसिफिक डेट पूछा जाए आपसे कि पोंगल फेस्टिवल किस तारीख को मनाया जाता है, तो 14th ऑफ जनवरी का 14th ऑफ जनवरी को जो है पोंगल फेस्टिवल जनरली मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का हिस्ट्री का क्वेश्चन है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। कौन सा सुमेलित नहीं है? मैच कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया। जैसे कि हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किया गया था, हड़प्पा जगह का जो खोज किया गया था, वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, जो कि एकदम सही मैच है। लोथल अगर पूछा जाए कि लोथल की खोज किसने किया, तो S.R. राव के द्वारा लोथल की खोज किया गया था। ये सारा जो चारों जगह की नाम दिया है, चारों स्थलों का नाम दिया है, ये सारा हड़प्पा कालीन स्थल है। सुरकोटदा का जो खोज किया गया था, जेपी जोशी के द्वारा सुरकोटदा का खोज किया गया था। और धौलीविरा का जो खोज है, ये आपका गलत है। अगर आपसे पूछ दिया जाए तो यही वाला गलत आंसर हो जाएगा। कौन सही आंसर हो जाएगा? जो सुमेलित नहीं है धौलीविरा के बारे में। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि धौलीविरा जो है आज के डेट में कौन सा स्टेट पर सिचुएटेड है, तो आज के डेट में गुजरात शहर में स्टेट है, सिचुएटेड है धौलीविरा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हड़प्पन नगर जो है 3 भागों में विभक्त है? तो आपका जो धौलीविरा शहर है, ये 3 भागों में विभक्त है। और धौलीविरा जो है आपका आयताकार फॉर्मेट में पाया गया है। कौन सा फॉर्मेट में? आयताकार फॉर्मेट में पाया गया है। तो धौलीविरा जो है आपका 3 नगरों में या 3 भागों में विभक्त है। हड़प्पा कालीन एक नगर है धौलीविरा, जो कि आज के डेट में गुजरात में सिचुएटेड है, और ये 3 भाग में क्या डिवाइडेड है। तो आज के सेशन में हम लोग लगभग 15 क्वेश्चन को डिस्कस किए। इसी टाइप का आपको सेशन मिलते रहेगी। तो आप लोग जो है, जो भी नए सेशन में जुड़े होंगे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। जो भी डाउट वगैरह है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं कि आपका क्या डाउट है, वो सॉल्यूशन लाया जाएगा आपके लिए। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं कि इस टॉपिक पर जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो या एमसीक्यू वीडियो आपको चाहिए, तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए फिर कल मिलते हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद, और प्रिपरेशन करते रहिएगा।